हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू दृष्टि। सभी भावी शिक्षक गणों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म दृष्टि पर। आज की क्लास के माध्यम से बात करेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के, जो आपकी रीट की परीक्षा के लिए बेहद ही शानदार और महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। आज की क्लास का देखो पहला क्वेश्चन भाई, प्रत्येक क्वेश्चन को साथियों देखो, प्रत्येक क्वेश्चन को आराम से व्याख्या सहित समझना है और धैर्य के साथ में समझना है, ताकि आसपास का कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा, कोई भी अगर उदाहरण जो है वो आएगा, तो आपका जो है वो कभी गलत नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। और आज की क्लास का देखो पहला क्वेश्चन भाई, साथियों पहला प्रश्न कह रहा है कि एक शब्द है इत्यादि। ठीक है, इस इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद जो है वो क्या होगा। ठीक है, रीट 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि इत्यादि जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई जो इत्यादि शब्द है इसके अंदर कौन सी संधि है। ठीक है, सबसे पहले संधि की पहचान कर लेते हैं कि इत्यादि जो शब्द हैं इसके अंदर किस संधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है साथियों देखो, जब भी किसी भी शब्द में आपको, ठीक है, एक वर्ण आएगा य, एक वर्ण आएगा व, इन य और व से पहले, य और व से पहले जब आपको किसी भी शब्द के अंदर कोई जो है वो आधा वर्ण जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, य और व से पहले जब आधा वर्ण आएगा तो वहाँ पे जो संधि होगी वो हमेशा हो जाएगी कौन सी, यण संधि। ठीक है, यण संधि की सिंपल सी पहचान है कि य और व आएगा। ठीक है, य और व से पहले अगर कोई आधा वर्ण आएगा तो वहाँ पे संधि होगी कौन सी, यण संधि। ठीक है, अब देखो, अगर य के साथ में, अगर य से पहले जो है वो आधा वर्ण है तो उसके साथ में जो है वो मात्रा जुड़ेगी ई की। ठीक है, य से पहले अगर कोई आधा वर्ण है तो वहाँ पे जो मात्रा जुड़ेगी वो जुड़ेगी हमेशा किसकी, ई की। ठीक है, उसके बाद में अगर व से पहले कोई आधा वर्ण है, साथियों अगर इस व से पहले अगर कोई आधा वर्ण है तो इसके साथ में जो मात्रा जुड़ेगी वो जुड़ेगी ऊ की मात्रा। ठीक है, य और व से पहले अगर कोई आधा वर्ण आता है तो वहाँ पे जो संधि होगी वो हमेशा होगी यण संधि। ठीक है, अब य से पहले अगर आधा वर्ण है तो इसके साथ में आपको मात्रा जोड़नी ई की। य से पहले अगर कोई आधा वर्ण है तो उसके साथ में आपको ई की मात्रा जोड़नी है। और अगर साथियों व से पहले कोई आधा वर्ण है तो उसके साथ में आपको जो है वो ऊ की मात्रा जोड़नी है। ठीक है, यहाँ पे जब हम त के साथ में ई की मात्रा जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा इति। ठीक है, त के साथ में जब हम ई की मात्रा जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा इति। ठीक है, उसके बाद में य से बाहर निकल रहा है अ, य से बाहर जो है वो अ निकल रहा है, इसको जो है वो हम एज इट इज लिख देंगे इति प्लस आदि। ठीक है, य से पहले आधा वर्ण क्या है, तो है। ठीक है, जब य से पहले आधा वर्ण आएगा तो उसके साथ में मात्रा जोड़ देंगे किसकी, ई की मात्रा। ठीक है, और अगर यहाँ पे य की जगह व होता, ठीक है, तो व से पहले अगर आधा त आता तो त के साथ में हम जो है वो ऊ की मात्रा जोड़ते। तो इस प्रकार से इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा इति प्लस आदि। ठीक है, तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे बी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा इति प्लस आदि। और अगर आपसे संधि पूछें तो कर देना है यण संधि। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। हाँ जी साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महेंद्र शब्द के अंदर जो है वो कौन सी संधि है। ठीक है, एक शब्द है अपने पास में महेंद्र। ठीक है, इस महेंद्र शब्द के अंदर जो है वो कौन सी संधि है। ठीक है, ऑप्शन ए देखो, यण संधि है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, या फिर वृद्धि संधि है। देखो साथियों, यण संधि की हमने अभी बात की कि भाई य और व से पहले क्या आना चाहिए, य और व से पहले जो है वो आधा वर्ण जो है वो आना चाहिए। ठीक है, इस शब्द के अंदर, महेंद्र शब्द के अंदर न तो य है और न ही व है। ठीक है, तो यण संधि तो बिल्कुल भी नहीं होगी। साथियों जब भी किसी भी शब्द के अंदर, ठीक है, जब भी किसी भी शब्द के अंदर आपको जो है वो इस प्रकार की एक चोटी जो है वो देखने को मिले, ठीक है, जब भी किसी भी शब्द के अंदर आपको जो है वो अगर एक चोटी जो है वो देखने को मिले तो वहाँ पे जो हमेशा संधि होगी वो होगी गुण संधि। ठीक है, जब भी किसी भी शब्द के अंदर आपको एक चोटी यानी कि एक चोटी की मात्रा जो है वो देखने को मिलेगी तो वहाँ पे यानी कि एक मात्रा, ठीक है, एक मात्रा यानी कि एक चोटी ऊपर, ठीक है, जब भी आपको देखने को मिलेगी तो वहाँ पे जो संधि होगी वो हमेशा हो जाएगी गुण संधि। ठीक है, उसके बाद में दूसरी पहचान ये है कि अगर किसी भी शब्द के तोड़ेंगे तो वहाँ पे अगर री की मात्रा आ रही है,
किसी भी शब्द को तोड़ने पर यानी कि उसका संधि विच्छेद करने पर अगर आपके पास में री की मात्रा आ रही है तो वहाँ पर भी जो संधि होगी वो होगी गुण संधि। ठीक है, जैसे जैसे शब्द लिखा देवर्षि, तो देवर्षि शब्द को जब हम तोड़ेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा देव प्लस ऋषि। ठीक है, देवर्षि शब्द को तोड़ने पर इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा देव प्लस ऋषि। तो यहाँ पे जो है वो री की मात्रा आ रही है। जब भी किसी भी शब्द का हम संधि विच्छेद करेंगे तो उसके अंदर जो है वो री की मात्रा अगर आ रही है तो वहाँ पे संधि कौन सी हो जाएगी, गुण संधि। ठीक है, अगर किसी भी शब्द के ऊपर इस प्रकार की एक चोटी आ रही है तो वहाँ पे संधि क्या होगी, गुण संधि। और अगर हम मेंद्र शब्द का साथियों संधि विच्छेद करते हैं तो ये बन जाएगा महा प्लस इंद्र। ठीक है, जब हम महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो यह बन जाएगा महा प्लस इंद्र। ठीक है, अगर आपसे संधि पूछें तो करना है गुण संधि। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, यानी कि 3 नंबर जिनका भी आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा गुण संधि। ठीक है, देखो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन भाई, आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन है कि एक शब्द है महोषध। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महोषध जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले इस शब्द के अंदर कौन सी संधि है। ठीक है, सबसे पहले इस शब्द के अंदर जो है जो अपना महोषध जो शब्द है इसके अंदर हम जो है वो संधि की पहचान करते हैं कि भाई इसके अंदर जो है वो किस संधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है साथियों, हमने बात की थी कि जब भी किसी भी शब्द के ऊपर जो है वो इस प्रकार की एक चोटी होती है, भाई किसी भी शब्द के ऊपर इस प्रकार की एक चोटी है तो वहाँ पे संधि कौन सी है, वहाँ पे संधि है गुण संधि। ठीक है, लेकिन जब किसी शब्द के अंदर मात्रा जो है वो 2 हो जाए, यानी कि जब किसी भी शब्द के ऊपर इस प्रकार की 2 चोटी आपको देखने को मिले, यानी कि क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो जब भी किसी भी शब्द के ऊपर 2 चोटी आएगी मतलब संधि कौन सी, वृद्धि संधि। जब भी किसी भी शब्द के ऊपर जो है वो आपको 2 चोटी देखने को मिलेगी तो वहाँ पे जो संधि होगी वो हमेशा हो जाएगी कौन सी, वृद्धि संधि। ठीक है, गुण की पहचान क्या है, गुण की है 1 चोटी। ठीक है, वृद्धि की क्या है, 2 चोटी है। ठीक है, वृद्धि की क्या है, 2 चोटी है। तो यहाँ पे महोषधम जो शब्द है इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो एक साइड में जो है वो अ या आ इन दोनों में से एक आएगा। ठीक है, अ या आ इन दोनों में से क्या आएगा, एक आएगा। तो यहाँ पे देख लो महा इधर भी है, ये महो नहीं होगा, ओ नहीं आएगा, और यहाँ पर भी जो है वो ओ नहीं आएगा। शुरुआत के अंदर जो है वो अ और अ आएगा, और इसके साथ में साथियों अगर इसके साथ में ए की या फिर औ की मात्रा है, ठीक है, इसके साथ में ए की या फिर औ की मात्रा है तो वहाँ पे जो संधि होगी वो हमेशा हो जाएगी कौन सी, वृद्धि संधि। और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा महा प्लस ओस्तम। ठीक है, संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस ओस्तम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा 1 नंबर ऑप्शन जिनका भी आ रहा है महा प्लस ओस्तम वो बिल्कुल इनका सही हो जाएगा, महा प्लस ओसधम। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन भाई, 3 मिनट पर दिया गया। हाँ जी, आज की क्लास का अपना देखो अगला क्वेश्चन भाई। साथियों अगला प्रश्न कह रहा है कि किस शब्द के अंदर जो है वो सम उपसर्ग लगा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, किस शब्द के अंदर जो है वो इनमें से सम उपसर्ग जो है वो लगा हुआ है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के अंदर जो है वो पूछा गया क्वेश्चन है कि किस शब्द के अंदर जो है वो सम उपसर्ग है। ठीक है, ऑप्शन ए देखो, सहार के अंदर सम उपसर्ग है, स्वीकार के अंदर है, ठीक है, सप्रेम के अंदर है, या फिर साकार के अंदर है। ठीक है, किस शब्द के अंदर जो है वो सम उपसर्ग लगा हुआ है। साथियों यहाँ पे सम उपसर्ग की बात करें तो ये देखो सहार शब्द के अंदर, ठीक है, अगर हम सहार शब्द की बात करें तो इसके अंदर जो है वो सम उपसर्ग जो है वो लगा हुआ है। और अगर इसको हम उपसर्ग और अगर मूल शब्द को, साथियों उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करेंगे तो ये बन जाएगा सम प्लस हार। ठीक है, तो सम तो इसके अंदर जो है उपसर्ग है, ठीक है, सम जो है वो इसके अंदर उपसर्ग है, और हार जो है वो इसके अंदर मूल शब्द है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर सम की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये सम उपसर्ग है इसका मतलब हो गया अच्छा या फिर पूर्ण। ठीक है, अच्छा या फिर पूर्ण के अर्थ में जो है वो इस सम उपसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है, ये जो है वो सम उपसर्ग अलग है, और एक आता है सम ये बड़ा। ठीक है, ये सम जो है वो अलग है, इसका मतलब जो है वो इसका मतलब साथियों समान होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एक उदाहरण लिखता हूँ, समकोण, सम प्लस कोण। तो ये जो सम उपसर्ग है, ये जो सम उपसर्ग है, ये सम उपसर्ग अलग है, इसका प्रयोग जो है वो हमेशा समान के अर्थ में होता है।
ठीक है। और ये वाला जो सम उपसर्ग है यानी कि इसको जो है वो हम स उपसर्ग भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब जो है वो अच्छा या फिर पूर्ण होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो सम उपसर्ग है इसके अंदर सहार के अंदर जो है वो सम उपसर्ग है। जब भी किसी भी शब्द के ऊपर जो है वो इस प्रकार की बिंदी आपको जो है वो देखने को मिलती है, तो वहाँ पे ये बड़ा सम उपसर्ग आएगा। ठीक है। जैसे जैसे एक शब्द है संगति। ठीक है। संगति के ऊपर जो है वो एक बिंदी है, तो जहाँ पर भी एक बिंदी आती है वो वहाँ पे ये वाला जो सम उपसर्ग है यानी कि स उपसर्ग है इसका प्रयोग होता है। और ये जो है वो अच्छा या फिर पूर्ण के अर्थ में, साथियों अच्छा या फिर पूर्ण के अर्थ में जो है वो इस सम उपसर्ग का प्रयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे सहार के अंदर, संगति के अंदर, इन सभी के अंदर जो है वो अपना सम उपसर्ग लगा हुआ है। जबकि ये वाला जो सम कौन शब्द है ना, इसके अंदर ये वाला जो सम उपसर्ग है इसका प्रयोग हुआ है। और इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब साथियों समान होता है। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संतोष शब्द। ठीक है। संतोष जो शब्द है इसके अंदर जो है वो कौन सा उपसर्ग जो है वो लगा हुआ है। ठीक है। इस संतोष शब्द के अंदर जो है वो कौन सा उपसर्ग जो है वो लगा हुआ है। जब भी मैंने आपको कहा था कि किसी भी शब्द के ऊपर इस प्रकार की एक बिंदी आएगी, ठीक है, एक प्रकार की जो बिंदी आती है यानी कि अनुस्वार आता है, तो वहाँ पे जो अपना उपसर्ग होगा वो होगा सम उपसर्ग। ठीक है। तो इस संतोष शब्द के अंदर साथियों, इस संतोष शब्द के अंदर जो है वो सम उपसर्ग जो है वो लगा हुआ है। ठीक है। सहार हो गया, संगति हो गया, जैसे संतोष हो गया, तो इन सभी शब्दों के अंदर जो अपना उपसर्ग प्रयोग होगा वो होगा सम उपसर्ग। ठीक है। सम उपसर्ग, और इस सम उपसर्ग का प्रयोग जो है वो हमेशा अच्छा या फिर पूर्ण के अर्थ में होता है। ठीक है। इस सम उपसर्ग का जो प्रयोग है वो हमेशा साथियों, ठीक है, किसमें, अच्छा या फिर पूर्ण के अर्थ में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि पैतृक शब्द के अंदर से साथियों, देखो पैतृक शब्द में जब हम एक प्रत्यय के साथ में मूल शब्द जो है वो क्या है। ठीक है। इस पैतृक शब्द के अंदर कौन सा प्रत्यय है, पहले तो साथियों देखो क्वेश्चन खुद कह रहा है कि जो पैतृक शब्द है, ठीक है, प्रश्न खुद कह रहा है कि जो पैतृक शब्द है इसके अंदर जो है वो एक प्रत्यय है। ठीक है। प्रत्यय कौन सा है, एक प्रत्यय है। पैतृक शब्द के अंदर जो प्रत्यय है वो है अपना एक प्रत्यय। ठीक है। इसके साथ में मूल शब्द जो है वो कौन सा है। ठीक है। पैतृक शब्द जो है वो इसके अंदर एक प्रत्यय लगने से ये जो है वो पैतृक बनाए, और इसके साथ में जो है वो मूल शब्द जो है वो कौन सा जुड़ा हुआ है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो पैतृक शब्द के अंदर जब मूल शब्द है वो है साथियों पितृ। ठीक है। मूल शब्द क्या है, पितृ है, और पितृ के साथ में जब एक प्रत्यय लगा है, ठीक है, पितृ के साथ में जब एक प्रत्यय लगाएं तो ये जो है वो पैतृक बन गया है। ठीक है। पितृ के साथ में जब एक प्रत्यय लगाएं तो ये शब्द जो है वो पूरा मूल शब्द जो है वो तैयार हुआ है, वो पितृ मूल शब्द है, और एक प्रत्यय लगने से ये पैतृक बन गया। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, पितृ। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है कि बलि विधि। ठीक है। बलि विधि जो है वो इस कारक की दृष्टि से इसके अंदर जो है वो कौन सा समास है। ठीक है। बलि विधि के अंदर कारक की दृष्टि से जो है वो कौन से समास का प्रयोग हुआ है। ठीक है। बलि विधि इसका हम समास विग्रह करते हैं। ठीक है। जब हम बलि विधि समास का समास विग्रह करते हैं तो ये बनेगा बलि के लिए विधि। ठीक है। क्या बनेगा, बलि के लिए विधि के लिए यानी कि संप्रदान के लिए। ठीक है। संप्रदान के लिए, तो इसके अंदर जो अपना समास होगा वो होगा संप्रदान। ठीक है। संप्रदान। ठीक है। संप्रदान, तो इसके अंदर जो समास है वो है संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है। संप्रदान तत्पुरुष समास है, यानी कि बलि विधि, इसका जब हमने समास विग्रह किया तो ये बन गया बलि के लिए विधि। और बलि के लिए विधि, ये वाली जो विभक्ति है के लिए, ये आती है संप्रदान के लिए। ठीक है। कर्ता ने क्रम से जैसे हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें आता है संप्रदान के लिए। तो इसके अंदर बलि वेदी का जो समास है वो है संप्रदान के लिए, यानी कि तत्पुरुष समास। ठीक है। संप्रदान तत्पुरुष समास होगा बलि वेदी, और अगर समास विग्रह करेंगे तो ये बन जाएगा बलि के लिए वेदी। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि शरणागत शब्द के अंदर जो है वो कौन सा समास है। ठीक है। एक शब्द है साथियों शरणागत। ठीक है। इस शरणागत शब्द के अंदर जो है वो कौन से समास का प्रयोग हुआ है। ठीक है। शरणागत शब्द को हम देखते हैं तो इसका जब हम समास विग्रह करते हैं तो ये बनेगा शरण को आगत। ठीक है। इसका जब हम समास विग्रह करते हैं तो ये बनेगा शरण को आगत, यानी कि शरण को आया हुआ।
ठीक है, शरण को आया हुआ। तो जब किसी भी समास को अगर जब आपके पास में कोई शब्द है और इस समास का परीक्षा के अंदर जब आप किसी समास का समास विग्रह करेंगे तो वहाँ पे आपको अगर इस प्रकार की कोई भी विभक्ति, भाई को की विभक्ति है, से की है, जैसे हमने पढ़ा था संप्रदान के लिए, ठीक है, अपादान से, को, इस प्रकार की जब भी विभक्तियों का वहाँ पे अगर लोप हो रहा है, ठीक है, इस प्रकार की किसी भी विभक्ति का अगर वहाँ पे लोप हो रहा है तो वहाँ पे जो समास होगा वो हमेशा होगा कौन सा, अपना तत्पुरुष समास, ठीक है। और ये आपको तभी पता लगेगा जब आप जो है वो उस शब्द को क्या करेंगे, उस समास का क्या करेंगे, विग्रह करेंगे। उस समास का आप विग्रह कर रहे हैं और वहाँ पे अगर आपको, ठीक है, को की, मैं की, पर की या फिर से की, के लिए की, इस प्रकार की विभक्तियों का लोप हो रहा है, ठीक है, जैसे रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, ठीक है, चिड़ी मार, इनकी चिड़ी को मारने वाला, तो वहाँ पर को विभक्ति का यहाँ पे क्या हो रहा है साथियों, लोप हो रहा है, ठीक है। तो समास कौन सा हो जाएगा, समास हो जाएगा कौन सा, अपना तत्पुरुष समास, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ, बिजली का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, इसमें से कौन सा जो है वो अपना बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। राव, केसी, सौदामिनी या फिर इंसु। साथियों बिजली का पर्यायवाची कौन सा इसमें से, ठीक है, इन चारों में से जो बिजली का पर्यायवाची है वो अपना कौन सा, सौदामिनी, ठीक है, बिल्कुल। जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे सी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, सौदामिनी जो है वो बिजली का पर्यायवाची है, ठीक है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा शब्द आ जाए संचला, ठीक है, ये बिजली का पर्यायवाची है, ठीक है। इसके अलावा शब्द आ जाए विद्युत, ठीक है, ये बिजली का पर्यायवाची है। इसके अलावा शब्द आ जाए चपला, ठीक है, ये अपने बिजली का पर्यायवाची है। इसके अलावा शब्द आ जाए क्षणदा, ठीक है, ये भी बिजली का पर्यायवाची है। इसके अलावा शब्द आ जाए लक्ष्मी, ठीक है, ये भी जो है वो बिजली का पर्यायवाची है। तो संचला हो गया, विद्युत हो गया, चपला हो गया, क्षणदा हो गया, लक्ष्मी हो गया, सौदामिनी हो गया, ठीक है। और इसके अलावा एक शब्द आता है तड़ित, ठीक है, ये तड़ित, ये भी जो है वो बिजली का पर्यायवाची है। तो ये सारे शब्द जैसे संचला, विद्युत, चपला, सणदा, लक्ष्मी और तड़ित और सौदामिनी, ठीक है, ये सभी जो है वो अपने बिजली के पर्यायवाची। तो इनमें से, ठीक है, इनमें से सौदामिनी जो है वो बिजली का पर्यायवाची है। तो जिनका भी ऑप्शन 3 नंबर आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा सौदामिनी, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से जो चपला का अर्थ नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो चपला का अर्थ नहीं है। तरंग, बिल्कुल ये तरंग जो है वो चपला का अर्थ है, ठीक है। उसके बाद में संचल स्त्री, ये भी बिल्कुल एक चपला का अर्थ है, ठीक है। इसके अलावा विद्युत या फिर लक्ष्मी, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो अपने चपला का अर्थ नहीं है, ठीक है साथियों। तो देखो सॉरी, तरंग जो है यहाँ पे अगर हम तरंग की बात करें तो तरंग जो है ये चपला का अर्थ नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन जिनका भी आ रहा है उनका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित शब्दों में से चपला का अर्थ नहीं है, तो तरंग जो है वो इसका, यानी कि चपला का अर्थ जो है वो तरंग नहीं होता है, ठीक है। बाकी देखो संचल स्त्री होता है, बिल्कुल होता है, विद्युत होता है और लक्ष्मी जो है ये भी होता है। तो तरंग जो है वो नहीं होता है। ए ऑप्शन जिनका भी है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन भाई, आज की क्लास का देखो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो विद्युत का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है वो विद्युत, जो विद्युत है उसका पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। चपला ये बिल्कुल है, तड़ित भी है, सौदामिनी भी है। इसके अलावा देखो क्षणदा हमने अभी पढ़ा, क्षणदा है, ठीक है। इसके अलावा लक्ष्मी है, ठीक है। इसके अलावा चपला है, इसके अलावा चंचला है, ठीक है। ये सभी जो हैं ये अपने विद्युत के पर्यायवाची हैं साथियों। देखो तड़ित विद्युत का पर्यायवाची, सौदामिनी है, ठीक है, चपला जो है, क्षणदा है, लक्ष्मी है, चपला है, संचला है, ठीक है। ये सभी जो हैं वो बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं इस कोदंड की बात करूँ तो ये कोदंड जो है ये पर्यायवाची किसका है, ये तो हो जाएगा भाई धनुष का पर्यायवाची, ठीक है। ये जो कोदंड है ये साथियों धनुष शब्द का पर्यायवाची शब्द है, कौन सा, कोदंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चपला, तड़ित, सौदामिनी, क्षणदा, लक्ष्मी, चपला और संचला, ये तो हो जाएगी बिजली के, ठीक है। अगर आपसे सीधा पूछें कि कोदंड किसका है तो ध्यान रहे कोदंड जो है ये साथियों जो है वो अपने धनुष का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है, ठीक है। अच्छा सुने, इनमें से कौन से विकल्प के अंदर ऐसा विकल्प ढूंढना जिसमें एक दूसरे के जो है वो विलोम शब्द नहीं है, इनके अपोजिट नहीं है।
ठीक है। ऑप्शन ए देखो, इष्ट का अभिष्ट, उर्वर का अनुर्वर, ये उर्वर का अनुर्वर ये बिल्कुल सही है। आज़ादी का गुलामी बिल्कुल सही है। इस सिप्त का जो है वो अनिश्चित है, ये भी सही है। इस इप्सिप्त का जो होगा अनिश्चित, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे मैं अगर बात करूँ इस इष्ट की, साथियों इस इष्ट की बात करूँ तो इष्ट का जो विलोम शब्द होगा वो होगा क्या, अभिष्ट होगा। सॉरी, इष्ट का अभिष्ट नहीं होगा, अनिष्ट होगा। ठीक है, इष्ट का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अनिष्ट। ठीक है, इष्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि इष्ट का जो विलोम शब्द होगा वो साथियों अनिष्ट होता है, अभिष्ट जो है वो नहीं होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन जिनका भी है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा विलोम युग्म जो है वो सही नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो विलोम युग्म है वो सही नहीं है। लिपिक परीक्षा 2013 के अंदर जो है वो पूछा गया क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विलोम युग्म जो है वो सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए देखो, आशा का हताशा, आशा जो शब्द है इसका हताशा नहीं होगा, इसका जो है वो निराशा होता है। आशा शब्द का जो विलोम शब्द है वो साथियों हताशा नहीं होगा, क्या होगा, निराशा होगा। ठीक है, उसके बाद में देखो, इसके बाद में जय का अजय। ठीक है, यहाँ पे आपको सही बताना। ठीक है, तो जय का अजय नहीं होता, जय जो शब्द है इसका होगा पराजय, जय का हो जाएगा पराजय। भाई देखो, जय का मतलब होता है जीतना और अजय का मतलब भी होता है जीतना। ठीक है, दोनों का मतलब जो है वो एक ही है, तो जय का जो विलोम शब्द होगा वो होगा पराजय। ठीक है, उसके बाद में अतरंग का बहिरंग, ये बिल्कुल सही है। यज्ञ, देखो अज्ञ का क्या होगा, अज्ञ जो है इसका अल्पज्ञ नहीं होता है, अल्पज्ञ शब्द है, अज्ञ का हो जाएगा विज्ञ। ठीक है, इस अज्ञ शब्द का जो विलोम शब्द होगा हो जाएगा विज्ञ, और इस अल्पज्ञ शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो होगा सर्वज्ञ। ठीक है, अल्पज्ञ यानी कि थोड़ा बहुत जो है वो जानने वाला, और साथियों अगर हम इस सर्वज्ञ की बात करें तो सर्वज्ञ का मतलब हो गया सब कुछ जो है वो जानने वाला। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अतरंग का जो विलोम शब्द होगा वो हमेशा होगा बहिरंग। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। हाँ जी, आगे के जो क्वेश्चन है वो है व्याकरण की शिक्षण विधियों को लेकर के। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं व्याकरण की शिक्षण विधियां अपनी हिंदी की। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि जो है वो कौन सी है। ठीक है, व्याकरण शिक्षण की जो एक सर्वोत्तम यानी कि बेस्ट विधि जो है वो कौन सी। ऑप्शन ए को पाठ्य पुस्तक प्रणाली, आगमन विधि, सूत्र अथवा निगमन विधि, या फिर समवाय अथवा अंतर्योग प्रणाली विधि। ठीक है, आपको इन चारों में से बताना है कि व्याकरण शिक्षण की एक सर्वोत्तम विधि जो है वो कौन सी है, इनकी बेस्ट विधि जो है वो कौन सी। साथियों व्याकरण शिक्षण की बात करें तो इसकी जो, ठीक है, व्याकरण शिक्षण की जो एक सर्वोत्तम विधि है वो है समवाय अथवा अंतर्योग प्रणाली विधि। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका चौथा ऑप्शन जिनका भी है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, समवाय अथवा अंतर्योग प्रणाली विधि। ठीक है, इस विधि की बात करें तो ये जो है वो व्याकरण शिक्षण की एक सर्वोत्तम विधि है, समवाय अथवा अंतर्योग प्रणाली विधि। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि टॉप डाउन। ठीक है, इस टॉप डाउन का मतलब हो गया कि समग्र अर्थ पर जो है वो ध्यान देना, यानी कि पूरा, समग्र का मतलब है संपूर्ण। ठीक है, संपूर्ण अर्थ के ऊपर जो है वो ध्यान देना। ठीक है, टॉप डाउन। साथियों देखो, टॉप डाउन का मतलब हो गया कि समग्र अर्थ के ऊपर जो है वो ध्यान देना। तो यहाँ पे जो अधोमुखी है इसको हम कहते हैं बॉटम अप। ठीक है, अधोमुखी का मतलब हो गया बॉटम अप, इसका मतलब जो है वो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो टॉप डाउन, टॉप डाउन का मतलब क्या है, समग्र अर्थ के ऊपर जो है वो ध्यान देना। ठीक है, टॉप डाउन का मतलब हो गया समग्र अर्थ के ऊपर जो है वो ध्यान देना, और इसका मतलब है यानी कि अधोमुखी बॉटम अप। ठीक है, इसका मतलब जो है वो क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए देखो, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछने पर ध्यान देना, ये होता है, या फिर पाठ्य वस्तु और अमूर्त विचारों के सार पर ध्यान देना, या फिर पठन पूर्व ध्यान देना, या फिर पाठ्य वस्तु के शब्दों और वाक्यों पर जो है वो ध्यान देना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बॉटम अप का मतलब जो है वो क्या होता है साथियों, बॉटम अप का मतलब हो गया पाठ्य वस्तु के शब्दों और वाक्यों के ऊपर जो है वो ध्यान देना। ठीक है, बॉटम अप का मतलब हो जाएगा पाठ्य वस्तु के शब्दों और वाक्यों के ऊपर जो है वो ध्यान देना। जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे डी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा पाठ्य वस्तु के शब्दों और वाक्यों के ऊपर जो है वो ध्यान देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन भाई, साथियों अगला प्रश्न कह रहा है कि किस विधि में
शिक्षार्थी की प्रथम भाषा जो है वो शिक्षण में केंद्रीय भूमिका जो है वो निभाती है। ठीक है, किस विधि के अंदर एक विद्यार्थी की जो प्रथम भाषा है वो उसके सीखने के अंदर केंद्रीय भूमिका का काम जो है वो करती है। ठीक है, ऑप्शन ए देखो, संप्रेषण भाषा शिक्षण विधि, या फिर प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट विधि, या फिर व्याकरण अनुवाद विधि, या फिर कार्य आधारित विधि। ठीक है, इनमें से कौन सी विधि जो है वो एक प्रथम भाषा शिक्षण में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है? तो ये कौन सी अपनी अपनी निभाती है? संप्रेषण भाषा शिक्षण विधि। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। संप्रेषण भाषा शिक्षण विधि जो है ये एक किसी भी शिक्षार्थी की प्रथम भाषा के शिक्षण में जो है वो महत्वपूर्ण योगदान देती है। कौन सी? संप्रेषण भाषा शिक्षण विधि। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा कि मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में से कौन सी विधि जो है वो अप्रासंगिक है? मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में से कौन सी विधि जो है वो अप्रासंगिक है? ठीक है, वार्तालाप, गद्य शिक्षण, भाषण, या फिर अभिनय। तो इसमें से हम बात करें कि मौखिक भाषा की, तो मौखिक भाषा के अंदर जो है वो इस गद्य शिक्षण का रोल बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका 2 नंबर ऑप्शन जो है वो सही जगह गद्य शिक्षण। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि गद्य की नाटक विद्या का प्राण तत्व जो है वो क्या है? ठीक है, गद्य की जो नाटक विद्या है उसका प्राण तत्व जो है वो क्या है? ऑप्शन ए देखो, कथा वस्तु, ऑप्शन बी संवाद, ऑप्शन सी पात्र, ऑप्शन डी है भाषा शैली। तो गद्य की जो नाटक विद्या है उसका जो प्राण तत्व है वो हो जाएगा संवाद। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जिनका भी ऑप्शन 2 नंबर आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। गद्य की नाटक विद्या का जो प्राण तत्व है वो हो जाएगा संवाद। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सरल और स्वाभाविक विधि जो है वो कौन सी है? ठीक है, प्राथमिक स्तर पर यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए ठीक है सबसे सरल और स्वाभाविक जो विधि है वो कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन ए देखो, सत्संग अथवा अनुकरण, अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, या फिर संरचना विधि। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि प्राथमिक स्तर पर जो बच्चा सीखेगा वो सीखेगा अनुकरण के द्वारा। तो सत्संग अथवा अनुकरण विधि जो है ये प्राथमिक बच्चों के लिए जो है वो एक महत्वपूर्ण और जो है वो सरल और स्वाभाविक विधि है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि मौखिक भाषा शिक्षण की अप्रत्यक्ष विधियों में से कौन सी विधि जो है वो नहीं आती है? मौखिक भाषा के शिक्षण में अप्रत्यक्ष विधियों में से कौन सी एक विधि इनमें से जो है वो अप्रत्यक्ष के अंतर्गत नहीं आती है? ठीक है, अभिनय, पद्य शिक्षण, गद्य शिक्षण, या फिर व्याकरण शिक्षण। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको कमेंट करके बताना है। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।